आज का हमारा टॉपिक है अर्थ एटमॉस्फेयर। कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है, उसकी डिफरेंट लेयर्स क्या हैं। इसके ऊपर भी अगर आपको आप सबने देखी हो तो वीडियोस अवेलेबल हैं, बट आई डोंट थिंक कि आप सबने वॉच की हैं अब तक। वो वीडियोस आप सब वॉच कर लेंगे, डिफरेंट वीडियोस हैं, एनिमेटेड हैं, क्योंकि उसके बगैर आपको चीज़ों की समझ नहीं आएगी। ठीक है। नो, व्हाट इज अर्थ एटमॉस्फेयर? वेल, अर्थ का एटमॉस्फेयर है ये जो ऑक्सीजन, ये जो एयर, ये जो एक लेयर अर्थ के अराउंड है जिससे अंदर हम सांस लेते हैं, जिसके अंदर हम रहते हैं। अब ये कितना बड़ा है, साइंटिस्ट का इसके ऊपर आर्गुमेंट है। ठीक है। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है इट्स लाइक द स्किन ऑफ द एप्पल। ठीक है, कि एप्पल की स्किन के जितना है। या फिर उसके ऊपर जो बॉल के ऊपर अगर वाटर हो तो बॉल को वॉश करें या उसके ऊपर वाटर गिराएं तो उसके ऊपर जो एक थिन लेयर ऑफ वाटर बच जाएगी एंड के ऊपर जो उसका वो निकाल लेंगे पानी में से, दैट वुड बी द अर्थ एटमॉस्फेयर, एग्जांपल ऑफ एन अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है। जबकि ये जो एक्चुअली है इसके बारे में साइंटिस्ट का कहना ये है कि ये इट कैन एक्सटेंड फ्रॉम एनीवेयर बिटवीन 300 किलोमीटर्स टू एज फार अवे एज मार्स। ठीक है, इट कुड बी दैट थिक। सो कोई एग्जैक्ट आंसर किसी साइंटिस्ट के पास नहीं है कि अर्थ का एटमॉस्फेयर कहाँ तक जाता है। ठीक है, इट कुड बी फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू 300 किलोमीटर्स, इट कुड बी फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू मार्स। अब इसकी डिफरेंट लेयर्स हैं। ठीक है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है इसकी डिफरेंट लेयर्स हैं। हम जिस लेयर में रहते हैं, जहां पर हम सांस लेते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, जहां पर हमारा ये सारा सेटअप है। ठीक है, द बेसिक लेयर, द बॉटम लेयर। इसके ऊपर की लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर है, जिसके अंदर प्लेन्स वगैरह उड़ते हैं। ठीक है, उसके ऊपर की जो लेयर है वो मेसोस्फेयर है। ठीक है, उसके ऊपर की लेयर जो है वो थर्मोस्फेयर है, जहां पर बेसिकली सैटेलाइट्स जो लो ऑर्बिट अर्थ सैटेलाइट्स हैं वो ऑर्बिट करते हैं। एंड देन कम्स इन द एक्सोस्फेयर। ठीक है। अब इन सबको जरा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ये डिफ्रेंशिएट कैसे होती हैं लेयर्स। ठीक है। वेल, हर लेयर जो दूसरी लेयर से डिफ्रेंशिएट की जाती है वो इस बेसिस पे की जाती है कि सडनली टेम्परेचर चेंज हो जाता है। एक लेयर से दूसरी लेयर में जाता ही टेम्परेचर चेंज हो जाता है। तो ये जो टेम्परेचर चेंज है इससे हमें पता चलता है कि इस सडन टेम्परेचर चेंज से कि अचानक इतने डिग्री से इतने डिग्री हो गया, दैट मीन्स के हम नई लेयर में एंटर हो चुके हैं। ठीक है। और अगेन हर नीचे की लेयर डेंस है, ऊपर की लेयर कम डेंस है, इसीलिए वो ऊपर है। जैसे कि आप सबको पता है कि हीलियम बलून, जो ये बलून आप लेते हैं हीलियम के, इनमें हीलियम भरी, हीलियम सबसे लाइट एलिमेंट है क्योंकि वो एक हाइड्रोजन एलिमेंट मॉलिक्यूल से बनी होती है, एटम से। इसलिए वो राइज करते करते ऊपर चला जाता है। जब आप उसको हीलियम बलून को छोड़ेंगे तो वो ऊपर ही जाएगा, वो नीचे नहीं आएगा, बिकॉज हीलियम लाइट होती है, वो डेफिनेटली ऊपर जाएगा और ऊपर की लेयर के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। तो इसी तरह से नीचे की लेयर जो है वो डेंस है, ऊपर की लेयर जो है वो कम डेंस है, क्योंकि हॉट एयर कम डेंस होती है इसलिए हॉट एयर बलून ऊपर को राइज करते हैं। अब एटमॉस्फेयर जो है अर्थ का, ये हमें बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। इसके अंदर एक लेयर जो है वो ओजोन लेयर भी है। ओजोन लेयर O3 बेसिकली इसको हम कहते हैं, जो इसका केमिकल स्ट्रक्चर है। ये एक गैस की लेयर है जो अर्थ के अराउंड है, जो अगेन इसको हम ऐसे समझते हैं, जब हमें, आप सबको पता होगा कि हम इसे जो समझते हैं वो ऐसा समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक थिन टिश्यू या एक थिन कपड़े की लेयर जैसे होती है, उस टाइप की एक ओजोन की लेयर है जो हमें सन की अल्ट्रा वायलेट रेड से बचाती है। जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये कई किलोमीटर थिक है एट प्लेसेस। सम प्लेसेस ये 2-3 किलोमीटर थिक ओजोन की लेयर है, जहां पर ओजोन गैस, बेसिकली O3 से हम कहते हैं, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स मिलकर बनती है ये गैस है। ये करती क्या है कि ये सन की अल्ट्रा वायलेट रेज को रोकने के अंदर बहुत इफेक्टिव है, वो भी खास तौर पे हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज को रोकने के लिए। तो ये बेसिकली हमारे यहाँ जो अर्थ के ऊपर सन की, क्योंकि सन से कांस्टेंट बम्बार्डमेंट हो रही होती है डिफरेंट रेज की, डिफरेंट एक्स रेज, इवन सोलर चार्ज पार्टिकल्स की, और फिर ये जो यूवी रेज हैं ये तो डेफिनेटली कॉन्स्टेंटली आ रही हैं हमारी तरफ। तो ये जो ओजोन लेयर है इसको कुछ को एब्जॉर्ब करके रिफ्लेक्ट बैक कर देती है जो हार्मफुल रेज हैं, और बाकी को अंदर आने देती है। इस ओजोन लेयर अगेन, क्योंकि 2 से 3-4 किलोमीटर ठीक है, कुछ जगहों के ऊपर ये बिल्कुल डिप्लीट हो चुकी है, होल हो चुके हैं इसके अंदर। इस वजह से वहां से वो यूवी रेज अंदर एंटर हो सकती हैं। अगर ये ओजोन लेयर ना होती और ये यूवी रेज डायरेक्टली अंदर हो सकती, एंटर हो सकती, तो प्रॉब्लम ये हो जाती
कि बहुत ज्यादा कैंसर्स के केसेस आने लग जाते, बिकॉज ये यूवी रेज हमारे सेल्स के लिए डेंजरस है। इससे हमारे सेल्स में म्यूटेशन होती, रेडिएशन बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ है ये। तो इससे सेल्स में म्यूटेशंस होती हैं और हमें कैंसर्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होते हैं। तो इट इज अ वेरी गुड प्रोटेक्टिव लेयर जो कि हमारे लिए अर्थ के अराउंड है। सिमिलरली जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ये एक और प्रोटेक्शन जो हमें देता है वो है एस्ट्रॉइड्स और मीटियोराइट्स से। कि जितने एस्ट्रॉइड्स और मीटियोराइट्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं, क्योंकि वो इतनी स्पीड पे आ रहे होते हैं कि उनके सामने की एयर जो है उसको वो जब पुश करते हैं तो वो एयर इतनी जल्दी उनके सामने से हट नहीं सकती। दे ट्रेवलिंग एट थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर एन आवर। सो उसके ऊपर जब सामने की एयर हट नहीं सकती तो उसको कंप्रेस कर देती है। वो जो मीटियोर एस्ट्रॉइड होता है वो आ रहा होता है, वो उसको कंप्रेस कर देता है। तो वो जो कंप्रेस्ड एयर होती है वो इतनी ज्यादा कंप्रेस हो जाती है कि वो गर्म हो जाती है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से मीटियोराइट जो है वो बर्न होना शुरू हो जाता है। और उस प्रेशर की वजह से अक्सर या तो ब्लास्ट हो जाते हैं या बर्न अप हो जाते हैं इन दी एटमॉस्फेयर। वो जमीन पे पहुंचने से पहले ही काफी हद तक कम हो जाते हैं, उनका इम्पैक्ट कम हो जाता है। अदरवाइज बहुत ज्यादा मीटियोराइट्स का जो है इम्पैक्ट हो अर्थ की सरफेस के ऊपर, तो बहुत सारे तो एटमॉस्फेयर के अंदर ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, छोटे वाले भी बर्न अप हो जाते हैं। इसी तरह से हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एक और जो फीचर है जो हमें प्रोटेक्शन है, वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है। अर्थ की जो कोर है वो मोल्टन आयरन और निकल की है। इस वजह से जब वो स्पिन करती है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। इस मैग्नेटिक फील्ड की विजुअलाइजेशन आपको मैं शेयर कर दूंगा सो दैट यू कैन सी। तो जब सन से कोई चार्ज पार्टिकल या सोलर फ्लेयर आती है, क्योंकि सन की सरफेस भी बिल्कुल स्मूथ नहीं है, सन के ऊपर क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन हो रही है, ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ जो कि आपके पास शेयर्ड है ऑनलाइन, आप उसको सुन सकते हैं। तो वहां पर भी एक उसकी उसका भी एक मैग्नेटिक फील्ड है सन का, ठीक है। तो वो जो मैग्नेटिक लाइंस है वहां, क्योंकि इतना हॉट प्लाज्मा होता है, वो मैग्नेटिक लाइंस स्पिन के साथ आपस में एंटेंगल हो जाती हैं और एंटेंगल होकर किसी एक पॉइंट के ऊपर से वो ब्रेक हो जाती है। जब वो ब्रेक होती है तो वो बहुत ज्यादा चार्ज सोलर पार्टिकल्स और सोलर रेडिएशन जो है उसको अर्थ की डायरेक्शन में भी भेज सकती है। तो हमें प्रोटेक्शन मिलती है हमारे मैग्नेटिक फील्ड से। जब ये चार्ज पार्टिकल आके अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं तो वो उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है अर्थ से दूसरी तरफ को। लेकिन ये कभी कभी जो इसके पोर्शन होते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पोल्स से निकल रहा है, तो पोल्स की तरफ को डाइवर्ट हो जाते हैं कुछ पार्टिकल्स, जिसकी वजह से नॉर्दर्न और साउदर्न पोल के ऊपर अरोराज होते हैं। नॉर्दर्न को अरोराज बोरियालस कहते हैं, ये आपको इजीली मिल भी सकते हैं, आप गूगल कर सकते हैं। तो अरोराज बोरियालस बड़ा पॉपुलर है, लोग देखने भी जाते हैं कि वो ग्रीन और डिफरेंट कलर्स की लाइट्स जो है आसमान के अंदर ऐसे वेव्स के अंदर मूव कर रही होती हैं एंड इट्स अ ब्यूटीफुल लाइट शो। वो बेसिकली सन के चार्ज पार्टिकल्स हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और जिस गैस के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं उस कलर की लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिकली इट्स द अर्थ एटमॉस्फेयर एट प्ले, और उसका मैग्नेटिक फील्ड एट प्ले होता है इन प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द सोलर रेडिएशन। अदरवाइज हमारा भी एटमॉस्फेयर स्ट्रिप हो गया होता सोलर रेडिएशन के साथ ही, जैसे मार्स का हो गया है। और फिर क्योंकि एटमॉस्फेयर वहां का स्ट्रिप हो गया तो जितना पानी था उसकी सरफेस के ऊपर वो इवेपोरेट होकर स्पेस के अंदर खत्म हो गया, गायब हो गया। ठीक है, एटमॉस्फेयर फिर हमें बहुत सारी सर्विसेज क्योंकि प्रोवाइड कर रहा है। इसके अंदर अब हम मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास जो प्लेन्स हैं अगेन वो भी एक सॉर्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रेंज के अंदर, और हमारी जो सैटेलाइट्स हैं वो भी एटमॉस्फेयर के अंदर मूव कर रही होती है। एटमॉस्फेयर हमें बहुत सारे फीचर्स है। फॉर एग्जांपल बारिश जो है, क्लाउड्स भी आपके एटमॉस्फेयर के अंदर ही वाटर वेपर, क्योंकि वाटर वेपर की फॉर्म के अंदर रह सकते हैं, तो इस वजह से वो क्लाउड्स जो है वो आपके लिए बारिश प्रोवाइड करते हैं एटमॉस्फेयर की वजह से। एटमॉस्फेयर आपकी जो वेदर पैटर्न्स है उसको डिक्टेट करता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो एटमॉस्फेयर के ऊपर ये वीडियोस हैं, आई वुड लाइक यू टू वॉच दीज। जो हमारी जो सरफेस है, यहाँ से एटमॉस्फेयर तक बहुत कम लोग ही गए हैं आज तक। इसके अंदर जो आप देखेंगे कि डिफरेंट लेयर्स जो हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर उनके अंदर विंड भी चल रही होगी। अब एक्चुअली क्योंकि सबने वो वीडियोस नहीं देखी इसलिए बहुत सारी चीजें मेरे लिए एक्सप्लेन करना अभी डिफिकल्ट है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड।
एक और चीज जो मैं अब आप सबको क्लियर कर दूं कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन अवेलेबल है वो सारी की सारी साइनोबैक्टीरिया की वजह से अवेलेबल है। सो टू एक्सप्लेन दिस, ये फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स थी सीनोबैक्टीरिया, जिसको हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। ये नो, आई एम नॉट शेयरिंग एनी स्लाइड्स बिकॉज उसकी कुछ स्लाइड्स अवेलेबल नहीं है। ये मैं वीडियो से क्योंकि डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम से मैं इसके लिए कुछ स्लाइड्स भी प्रिपेयर कर लूंगा जो कि मैं आप सबके लिए शेयर कर सकूं। ठीक है, ओके। सो जो सीनोबैक्टीरिया है ये वो एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया है जिसने ये डिस्कवर किया कि कैसे सनलाइट को यूज करते हुए फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, और एज अ बाय प्रोडक्ट वो ऑक्सीजन रिलीज करते थे। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया ओनली नोन ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकता है। इसके अलावा दुनिया में कोई चीज ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर सकती। ये सनलाइट यूज करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिससे इनकी एनर्जी जनरेट होती है, और उसकी बेसिस के ऊपर इनका जो बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वो होता है ऑक्सीजन। इन्हीं की वजह से दुनिया के सीज के अंदर ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हुई। और कहा यह जाता है कि ओल्ड टाइम्स के अंदर किसी इट इज अंडरस्टूड कि ओल्ड टाइम्स के अंदर किसी प्लांट ने गलती से किसी साइनोबैक्टीरिया को इंजेस्ट कर लिया और वो उसके डीएनए का पार्ट बन गया। इस वजह से प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ, और प्लांट्स अब वो जो फोटोसिंथेसिस करें वो इसी साइनोबैक्टीरिया का जो डीएनए प्लांट्स के अंदर है उसी की बेसिस के ऊपर करते हैं कि वो सनलाइट लेते हैं, ग्राउंड वाटर लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं एनर्जी के अंदर, और जो रिलीज करते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं इन द एटमॉस्फेयर। पहले साइनोबैक्टीरिया सीज के अंदर थे, इन्होंने सीज के अंदर ऑक्सीजन रिलीज की, तो सी के अंदर जो डिसॉल्व्ड आयरन था वो सारा का सारा रस्ट हो गया ऑक्सीजन की वजह से, और वो फिर नीचे डिपॉजिट्स के तौर पे गिर गया। और वही जब सी के लेयर्स को राइज हुई और जो टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से, उसी वजह से जो अर्थ के अंदर से आज हम आयरन को और जो है वो रिकवर करते हैं वो वही है, क्योंकि इसको रिकवर करना सबसे इजी है, क्योंकि ये सी के अंदर डिसॉल्व नीचे गिर गया, सारा बेस के ऊपर पड़ा रहा, और वही आज हम रिकवर कर लेते हैं। जब सीज में से सारा आयरन खत्म हो गया तो ये ऑक्सीजन उन्होंने एटमॉस्फेयर में रिलीज करनी शुरू की, जिसकी वजह से अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आज ऑक्सीजन अवेलेबल है। अदरवाइज आज अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ना होती। एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन मैं लास्ट तक ये डिस्कस कर, मैं कोशिश करता कि जल्दी से जल्दी हम इसको फिनिश कर लें। एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर का, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्लाउड्स और रेनफॉल, क्योंकि अर्थ के अंदर वाटर जो है वो ऑल शेप्स में रह सकते हैं, तो वाटर इवेपोरेट होता है, एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैप्ड रहता है, और फिर सी से इवेपोरेट होकर लैंड पे फॉल करता है। अब ये बहुत बड़ी सर्विस है, इसके बगैर लैंड पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं थी। सी वाटर आप ड्रिंक नहीं कर सकते, सी वाटर से आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते, तो ये वाटर जो इवेपोरेट होता है ऊपर जाकर आपके लैंड के ऊपर फॉल बैक करता है, वहां पर ये लेक्स की फॉर्म के अंदर, रिवर्स की फॉर्म के अंदर, ग्लेशियर्स की फॉर्म के अंदर रहता है, और आपको वाटर प्रोवाइड करता है, अंडरग्राउंड एक्वाफर्स की फॉर्म के अंदर रहता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। बहुत सारे रिवर्स के अंदर इतना ज्यादा पानी फ्लो कर होता है एट एनी गिवन टाइम, फ्रेश वाटर, जो कि हमें बहुत जरूरी है। ओके, सो बाकी की जो वीडियोस है वो नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे। बीबीसी अर्थ ऑर्बिट एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी अराउंड द सन, तो इससे हम नेक्स्ट टाइम से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक के लेक्चर्स। तो अभी तक का जो कंटेंट है ये मैं आपके लिए अपलोड भी कर दूंगा, ये लेक्चर रिकॉर्डेड, सो दैट यू कैन सी इट। और इसके अलावा इससे पिछला जो कंटेंट है वो भी रिकॉर्डेड अपलोडेड है, सो यू जस्ट वॉच इट एंड डू योर क्विज़ेस जो मैं वहां पर अपलोड करता जा रहा हूँ। ठीक है अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वेलकम सलाम। सर सॉरी, मुझे पता नहीं चला आपने कहाँ से बताया, कहाँ से लेक्चर्स वगैरह अवेलेबल होंगे, क्योंकि मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम था। गूगल क्लासेस के ऊपर मैंने लिंक कल शेयर किया था आपके ग्रुप के ऊपर,
ज्यादातर ओके स्टूडेंट्स ने सर, आई ज्वाइन विल भी सी। कर लिया, तो वहाँ गूगल क्लासेस के ऊपर सब कुछ अपलोडेड है। ओके ओके सर, थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक, किसी को कुछ समझ ना आई हो? ओके, व्हाई आर वी स्टडिंग एनवायरमेंटल साइंसेज इन बीपीए? तो इसका आंसर मैं पहले भी कर चुका हूँ क्लास के अंदर भी। आई डोंट नो आप सब में से कुछ कोई मिसिंग हो उसमें, या कोई क्लास अगर किसी की ना हुई हो ये वाली, लेकिन ये लेक्चर तकरीबन सब क्लासेस का हो गया था। Why are we studying environmental sciences? Because this is the need of the hour. ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इतनी ज्यादा हो रही है कि अब यूनाइटेड नेशंस ने भी ये रिकॉग्नाइज कर लिया है कि ग्लोबल वार्मिंग का कोई सोल्यूशन करना होगा, और सब गवर्नमेंट्स को इसके ऊपर काम करना होगा। अदरवाइज जो ग्लोबल वेदर है, इट्स गोइंग क्रेजी। वो स्टॉर्म्स जो कई 15-20 साल में एक बार आती थी, 50 साल में एक बार आती थी, वो अब तकरीबन हर दूसरे तीसरे साल आ रही हैं। टाइफोन्स, हरिकेन्स, कैटेगरी 5 के हर कुछ साल बाद आ रहे हैं। तो इनसे बहुत ज्यादा डैमेज भी होता है। अब ये ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा से ज्यादा डैमेजिंग होते जा रहे हैं। अब ये क्यों हो रहा है, इसकी स्टडी के लिए ही, और ग्लोबल वेदर क्यों चेंज हो रहा है, कैसे ज्यादा से ज्यादा एंटार्क्टिका और आर्कटिक की जो आइस है वो मेल्ट होकर सी के अंदर मिक्स होती जा रही है, हमारे ग्लेशियर्स रिसीड होते जा रहे हैं, इन सबको देखते हुए इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज बनाया गया, क्योंकि कई गवर्नमेंट्स मानती ही नहीं थी कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। पॉलिटिशियंस है ना, वो नहीं मानते थे कि जी, रिसर्चर्स जो होते हैं इनके अगेंस्ट कंपनीज जो फॉसल फ्यूल के ऊपर काम करती हैं, उन्होंने नए रिसर्चर हायर कर लेते थे, उनको पैसे देते थे कि जी जो इन्होंने रिसर्च किया कि जी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसके अगेंस्ट रिसर्च करके बताओ कि जी ग्लोबल वार्मिंग बिल्कुल नहीं हो रही, कहो कि ये झूठ बोल रहे हैं। इस वजह से गवर्नमेंट्स भी एक्शन नहीं ले रही थी। तो फाइनली जब इतना ज्यादा ग्लोबल वेदर के अंदर चेंज आया, तब जाके यूनाइटेड नेशन ने स्टेप लिया कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल बनाया, जिसमें तमाम गवर्नमेंट्स जो हैं वो अपने एक्सपर्ट्स शेयर करें, ताकि हर गवर्नमेंट इसकी रिपोर्ट को माने। अच्छा, मैं ये शेयर कर दूं कि प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं वो गूगल क्लासेस के ऊपर अवेलेबल हैं, यूट्यूब के लिंक्स उनके आप कहेंगे तो मेरे ब्लॉग के ऊपर भी अवेलेबल हैं, ठीक है? आप जहां से चाहें उसको देख सकते हैं। ओके, सो इसके बाद क्यों इन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया है कि ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी है प्री इंडस्ट्रियल एरिया से, तकरीबन अब तक 0.9 से 1 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी है। और उनका कहना यह है कि हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस से पहले इसको रोक लेना चाहिए, अदरवाइज इट वुड बी टू लेट, और ये ह्यूमंस के कंट्रोल से बाहर निकल जाएगा, फिर नेचर डिक्टेट करेगा कि हम क्या करते हैं। फिर ये रनअवे ट्रेन की तरह ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाएगी और फिर हम इसका शिकार हो जाएंगे। आप ये देख सकते हैं कि फ्लडिंग और इस तरह के इवेंट्स, डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर, स्टॉर्म्स, ये इंटेंस होती जा रही है पिछले कुछ सालों में। उन एरियाज के अंदर बर्फबारी जहां पहले कभी होती नहीं थी, उन एरियाज के अंदर ऐसा ऐसा वेदर फिनोमेना आ रहा है जो पहले वहां नहीं होता था। सो ऑल इट इज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। और अब तमाम इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मूव कर रही है टुवर्ड्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, अपने एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करने की तरफ, और इनको करना पड़ेगा। यहां तक कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, जिसका प्राइम मिनिस्टर को कभी आज तक पता भी नहीं होता था कि ये ग्लोबल वार्मिंग है क्या चीज, इनको तो सिर्फ क्योंकि जाते थे यूनाइटेड नेशन के समिट्स के ऊपर, तो वहां पर बोलना पड़ता था ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, तो एक ब्यूरोक्रेटिक स्पीच लिख के दे देता, उसको एज इट इज पढ़ देते थे, ये भी नहीं पता इसका मतलब क्या है, इस वर्ड को बोलना कैसे है। तो आज लेकिन उनको ये पता करने की जरूरत है, और उनको पता होना चाहिए, हर किसी को पता होना चाहिए, इसके ऊपर बात करनी पड़ जाती है, इसके ऊपर काम करना पड़ जाता है। तो इसलिए हम आपको एनवायरमेंटल साइंसेस पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको पता तो हो कि क्या हो रहा है ग्लोबल वेदर के अंदर, किस तरह से चेंज होता है, किस तरह से सब कुछ प्रोसेस हो, सो दैट कल को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जहां आप जॉब करते हैं, जहां आप काम करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि हमने एनवायरमेंटली फ्रेंडली हो जाना है, हमारे लिए सीएसआर का पार्ट होगा, और वो इसके लिए कि जी हम अपने आप को कार्बन न्यूट्रल करेंगे, तो आपका बहुत सब ढूंढ रहा है कि कौन हमारा इसका स्पोक्स पर्सन होगा, या इस डिवीजन का हेड होगा, या इस डिवीजन के अंदर काम करेंगे। अब उसको पता चला जी कि पाकिस्तान में तो किसी को पता ही नहीं कि एनवायरनमेंट क्या होती है, और इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, हमारा क्या इसके अंदर कंट्रीब्यूशन हो सकता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन उसका फायदा क्या होगा। कि मतलब अगर इसका फायदा भी होता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करने का, ऑर्गेनाइजेशन को खुद को भी फायदा होता है, प्रॉफिट हो सकता है, कॉस्ट सेविंग हो सकती है। अब वो पता ही नहीं किसी को, तो फिर उसके बाद वो क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे इम्प्लीमेंट। अगर आप अकेले हैं जिसको थोड़ा बहुत कुछ नॉलेज है एनवायरमेंट साइंस को, तो आप कहेंगे "जी, मुझे ये पता है, मैं इस तरह इसके ऊपर काम कर सकता हूँ", तो आपके प्रमोशन के चांसेस बढ़ सकते हैं। आप अकेले होंगे जो इस तरह के एक डिवीजन को हेड कर सकते हैं, आपका प्रमोशन डेफिनेटली होगा कि बॉस कहीं नहीं, इस बंदे को बहुत पता है यार, ये बंदा मेरे काम का है, आई डोंट वांट टू लूज दिस पर्सन।
ठीक है। सो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, एंड अगेन बीइंग मुस्लिम्स, बीइंग ह्यूमंस, हमारा रोल है कि हमें अपनी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। कोई और सफर नहीं करेगा। अगर दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग होती है तो हर कंट्री सफर करेगी, हम हमारे बच्चे सफर करेंगे, और कोई सफर नहीं करेगा। फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये, हमसे पिछली जनरेशंस ने दुनिया के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, ऑयल, पेट्रोल और इस तरह की चीजों को यूज किया, और हमारे लिए प्रॉब्लम छोड़ दिए। अब हम भी यही करें और अगली जनरेशन के लिए प्रॉब्लम छोड़ दें तो दैट वुड बी अ बैड थिंग टू डू। हमें रिस्पॉन्सिबली चीजों को मैनेज करना है ताकि हम अर्थ को एक बेटर प्लेस बना सकें। दैट इज वाई हम एनवायरमेंटल साइंसेस स्टडी करते हैं। इसके अंदर अभी आप सबका जो कंटेंट है उससे आपको लगेगा कि सर इसका हमसे क्या ताल्लुक है। वेल अनफॉर्चुनेटली जब तक आपको ये बेसिस ही नहीं पता कि अर्थ कैसे सन के अराउंड जा रही है, आपका वेदर कैसे काम करता है, कोरियोलिस इफेक्ट क्या है, अब दुनिया का हर वेदर फिनोमिना कोरियोलिस इफेक्ट से इफेक्ट होता है, लेकिन आपको पता ही नहीं कोरियोलिस इफेक्ट है क्या। इस तरह से डिफरेंट कि यहाँ पर रेन फॉरेस्ट क्यों है, यहाँ पर डेजर्ट क्यों है, आपको पता ही नहीं। इसके अंदर भी कोरियोलिस इफेक्ट नेटवर्क है। अर्थ की रोटेशन, अर्थ की स्पिन, अर्थ की मूवमेंट है, तो इन अर्थ की बनी कैसे आपको ये भी नहीं पता। तो ये चीजें सारी आपको पता होंगी तो आपको फर्दर चीजों के बारे में बताया जा सकता है। तो इनिशियल चीजें इससे रिलेटेड है जरा एनवायरनमेंट से, कि ये किस तरह है, अर्थ का इकोसिस्टम्स कैसे चलते हैं, और उसके बाद हम जाएंगे कि जी बिजनेस के अंदर इसके अंदर क्या इंपैक्ट होता है, बिजनेसेस कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं एनवायरमेंटल चीजों से। फॉर एग्जाम्पल आज सबसे जो न्यू इनोवेटिव बिजनेस हैं वो बेसिकली रिसाइकलिंग के हैं, कि कैसे ओल्ड प्रोडक्ट्स की रिसाइकलिंग से एक इनोवेटिव न्यू बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है, और बड़े ट्रेंडिंग है। न्यू एंटरप्राइजेस जो हैं, न्यू जो वेंचर्स हैं, वो ज्यादा इसके ऊपर रिसाइकलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। इनफैक्ट कई आइटम्स की रिसाइकलिंग जो है उनको फर्स्ट टाइम मेकिंग से ज्यादा इजियर है। किसी मेटल को रिसाइकल करने के पहले, कोई मेटल्स हैं इनको रिसाइकल करें, आयरन, एल्यूमिनियम और इस तरह के कई आइटम्स हैं जिनको रिसाइकल करना 20% एनर्जी यूज करता है, एज कंपेयर टू कि उनको नए सिरे से आयरन ओर से बनाया जाए, उसके कंपैरिजन में सिर्फ 20% एनर्जी यूज होती है। तो ये बिजनेस ज्यादा प्रॉफिटेबल, ज्यादा बेनिफिशियल है, तो वो भी किए जा सकते हैं। अगेन स्विट्जरलैंड के अंदर और डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं कि जहां जहां उन्होंने डिफॉरेस्टेशन की और उसके बाद रोड्स बनाई, और रोड्स के ऊपर फिर ऊपर से पहाड़ों से जी वो रॉक्स वगैरह जो है लैंडस्लाइड के थ्रू आकर रोड्स ब्लॉक ना करते, उनको जहां पर वो मेटल के वो उसके लिए प्रोटेक्टर्स लगाने पड़े। उन्होंने नोटिस किया कि अगर हम नेचुरल ट्रीज, या जो नेचुरल हैबिटेट यहाँ का था, वो वापस रिस्टोर कर दें तो हमारी कॉस्ट 10 टाइम्स रिड्यूस हो जाती है, और उसकी मेंटेनेंस भी नहीं करनी पड़ती। तो दे फाउंड के जो नेचुरल सिस्टम्स हैं वो मच मोर इफेक्टिव हैं अगेंस्ट ऑल दीज थिंग्स। तो नेचर हमें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अगर सिर्फ पीने का पानी आप देख लें, समंदर का पानी जो कंट्री बॉयल करके उसमें से सॉल्ट निकाल कर उस वाटर को यूज कर रही हैं, उन कंट्रीज को देख लें उनकी कॉस्ट कितनी पड़ती है पानी की। जबकि यही सर्विस समंदर का पानी बॉयल करके एक किस्म का आपको रेन की फॉर्म के अंदर लैंड पे मिलता है, रिवर्स के अंदर, एक्वाफर्स के अंदर, ग्लेशियर्स के अंदर, जो अर्थ प्रोवाइड कर रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। और पाकिस्तान जैसी कंट्री जो डैम नहीं बनाती, वो इस सारे मीठे पानी को डंप करती जा रही है अरेबियन सी के अंदर। देयर आर कंट्रीज इन द वर्ल्ड जो कि अब डैम्स की तरफ आ गई हैं, दुनिया के बड़े से बड़े डैम्स बन रहे हैं, क्योंकि पानी को स्टोर करना आज वर्ल्ड की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। आप बहुत सारी अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ डैम्स बनाने से। फ्लडिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पानी की जो इशू है कि कहाँ पर आपको वाटर डाइवर्ट करना है बलूचिस्तान की तरफ, वहां डाइवर्ट कर सकते हैं, जहां पर पहले पानी नहीं अवेलेबल वहां पर आप क्रॉप्स की फार्मिंग कर सकते हैं। आप अपनी बिजली बना सकते हैं ऑलमोस्ट मुफ्त। इतने प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं इस तरह के एक छोटे से इनिशिएटिव से। बट देन अगेन देयर आर अदर things at play over there. So this lecture is going to end in a minute. So that's it for today class. I hope कि अगर आप सबको समझ आ गई हो, कोई अगर कोई क्वेश्चन है तो you can still raise those questions. तो बाकी का कंटेंट जो है वो मैं आप सब नेक्स्ट लेक्चर के लिए शेयर करूंगा। फिर आप सबका ये कंटेंट जो है गूगल क्लासेस के ऊपर अवेलेबल है, वहां जाएं और विजिट कर लें। ये वाला लेक्चर भी वहां अवेलेबल हो जाएगा। जो कोई लेक्चर मिस करके आए उन सब के लिए ये ऑप्शन है कि वो वहां पर उसको अटेंड कर सके। अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें on the form I have sent you. Thank you. Thank you, Allah Hafiz, sir.
किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। अल्लाह हाफिज, अदरवाइज